आज हम लोग पढ़ेंगे संधिवाद। क्या पढ़ेंगे? संधिवाद। क्या पढ़ेंगे? संधिवाद। ये जो है राजनीति विज्ञान का है। क्लास कितने क्लास का है? क्लास 10 का है। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? कल हम लोग सत्ता की साझेदारी को पढ़ा था। और परसों क्या पढ़ा था? सत्ता की साझेदारी। हम लोग एक पार्ट में पढ़े थे सत्ता की साझेदारी, फिर जो हम लोग दूसरा पार्ट में पढ़े और उसमें हम लोग किसके बारे में जाने? सत्ता के बारे में जाने। और सत्ता में क्या जाने थे कि जो है कि उसकी साझेदारी करना क्यों ज़रूरी है। साझेदारी माने बांटना क्यों ज़रूरी है, बांटने से क्या फ़ायदा होता है, इसको जो है कि हम लोग कल सीखे थे। और हमने कहा था कि बना के लाना है, याद करना है, बनाना है, समझना है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ये भी बात सही है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग आज जो है अध्याय 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सिविक्स का है। क्या चीज़ का है? सिविक्स का, राजनीति विज्ञान। कौन सा क्लास का है ये? क्लास 10 का। संधिवाद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा तब तक पढ़ेगा, है कि नहीं? तो संधिवाद का पहले परिचय को जानते हैं। परिचय में क्या बताता है थोड़ा देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था। पिछले अध्याय कौन सा अध्याय था? सत्ता की साझेदारी। उसमें हम लोग गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी एक आम रूप है। मतलब क्या है? सत्ता की जो है कि बंटवारा होना चाहिए और ये जो है कि एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप को विचार करेंगे और आमतौर पर संधिवाद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संधिवाद कहा जाता है। जो बंटता है उसे हम लोग जो है कि एक प्रकार से यदि आमतौर पर देखा जाए तो संधिवाद। संध का जो है देखा जाए तो संध मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ के यदि काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? संधिवाद। क्या कहेंगे? संधिवाद। संधिवाद का मतलब, यदि संध का मतलब यदि देखा जाए तो संध मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और वाद मतलब किसके साथ? वाद। तो वाद देखा जाए तो संध के साथ जो है वाद जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि मिल के कार्य करना ही जो है क्या कहलाएगा? संधिवाद। तो मिल के कौन कार्य करता है? यदि हम लोग देखते हैं मिल के कौन कार्य करता है तो मिल के जो केंद्र सरकार कार्य करता है कि नहीं? केंद्र सरकार किसके साथ मिलकर कार्य करता है? राज्य सरकार के साथ। मतलब सब जो है अपना अपना कार्य जो है कि अलग अलग तरीके से जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो समर्थन, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ने का भी कार्य करता है कि नहीं करता है? तो ये भी करता है। तो संधिवाद मतलब हुआ, संध मतलब क्या है? संध का मतलब होता है जोड़ना, और वहाँ साथ साथ मिल के जो काम करता है उसे हम लोग संधिवाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको संधिवाद के नाम से कहा जा सकता है। इससे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर देखो, लोकतंत्र का जो है कि फिर से आ गया वर्ड लोकतांत्रिक। और लोकतंत्र का कल भी मैंने बताया था। क्या बताया था? लोकतंत्र का जो है एक सुंदर सा परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है। कौन सा परिभाषा दिया है? लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। किसने दिया है? लिंकन। किसने दिया है? लिंकन ने दिया है। अब्राहम लिंकन ने इसको परिभाषा दिया है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। और जब हम लोग राजनीति विज्ञान जब पढ़ते हैं तो इस परिभाषा से हम लोग बार 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 कई बार गुजरना पड़ता है, कई बार इस परिभाषा को। इसलिए ये जो है अति महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो इसको यदि हम लोग देखेंगे किसने परिभाषा दिया, तो किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र का बात आ गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या? लोगों की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? लोगों की व्यवस्था। अलग अलग इलाकों का साथ रहना। देखिए जैसे मान लीजिए यदि भारत है, भारत तो है, तो भारत जो है क्या है? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। जब 28 राज्य है तो 28 राज्य में जो है कि हर क्षेत्र का अपना अपना भाग है कि नहीं? सबका भाग भाग है। कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ता है कि नहीं? राजस्थान देखा जाए तो वहाँ पर क्या है? सूखा रहता है। तो मतलब हर क्षेत्र को जो देखा जाए तो जो है कि अलग अलग है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना, अलग अलग इलाकों। लेकिन देखिए सूखा यदि पड़ता है, एक जगह बर्फ़ गिर रहा है और एक जगह सूखा है, लेकिन उसके बाद भी क्या वो दोनों साथ में है या नहीं है?
भारत देश के साथ में या अलग है? साथ में। साथ में। एक ऐसा जगह मेघालय है, मेघालय, वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है। असम जो पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके बाद भी जो है साथ में है या अलग है? मतलब संवाद का स्थिति है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है, जुड़ के जो क्या कर रहा है, कार्य को करने का काम कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अलग अलग इलाकाओं के साथ रहना चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संवाद के सिद्धांतों के व्यवहार और समझने की कोशिश किया जाएगा। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा के बाद अध्याय के संवाद को मजबूत करने वाले नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन, स्थानीय शासन कल हमने बताया था। स्थानीय शासन किसे कहा जाता है? जो स्थानीय शासन को यदि हम लोग देखा जाए तो स्थानीय शासन को किसे कहा जाता है, ये चीज़ मैंने कल बताया था और आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग को जो पता होना चाहिए कि स्थानीय शासन किसे कहा जाता है ना। स्थानीय शासन अब तुम लोग को जो बताना होगा, मतलब आप लोग बताइएगा आराम से, हाँ ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम जो है कि जो है रुक कर जो है कि अब सारा चीज़ देखा जाए। तो इस चीज़ को याद करना कि स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है, कल कई बार हमने बताया था कि नहीं। लेकिन यदि आपको याद नहीं है, इसका अर्थ है कि आप जो है कि पुरानी बातों को जो है बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं। और यदि पुरानी बातों को यदि भूल जा रहे हैं तो नई बातों को जान के ही क्या करेंगे, जब पुराना ही बात चला गया तो। इसलिए पुराना का भी याद रखो और नया को भी लो, तब जाकर जो है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपना मानसिक व्यवस्था जो है क्या होगा, मजबूत होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट होते ही यहाँ पर जो है कि पहला सवाल जो है सवाल की तरह है, संवाद क्या है? संवाद क्या है? तो संवाद मतलब अभी हम बताए थे कुछ देर में, संध मतलब जुड़ने वाला कार्य, वाद साथ में लेके जो काम करता है उसे संवाद कहते हैं। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। देखिए इस अध्याय में फिर हम लोग कहाँ चले गए, मतलब कि हम लोग पुराना चैप्टर यदि नहीं पढ़े रहेंगे और अगला चैप्टर यदि पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को जो समझ में आएगा, क्या कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। मतलब पुराना चैप्टर पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो श्रीलंका के बारे में यदि हम लोग याद करते हैं, श्रीलंका में क्या था, वहाँ पर सहेली था और तमिल था। तमिल थे वो हिंदू थे और मुस्लिम थे कि नहीं। और दोनों के बीच में सहेली लोग जो है कि बौद्ध धर्म को मानते थे। उन लोगों ने क्या अपना अधिकार को जो है कि लेने के लिए पूरी तरह से जो है कि पक्षपात करके रख दिया। इससे क्या हुआ, वहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ। किसके किसके बीच विवाद उत्पन्न हुआ था? सहेली और तमिल के बीच में हुआ था कि नहीं। और इसके कारण से कई लोग मरे, कितने लोग कटे, बहुत सारा दिक्कत आया। बेल्जियम, यदि बेल्जियम के बारे में बात किया जाए तो बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में जो है वहाँ पर सबको अधिकार दिया गया, सबको जो है कि कोई जो है कि यहाँ मतभेद जो है रखा ही नहीं, सबको अधिकार, बेल्जियम में सबको अधिकार दे दिया गया और श्रीलंका में अधिकार छीन लिया गया, है कि नहीं, था कि नहीं। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उसमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी था। मतलब जो केंद्र का सरकार था उसमें क्या था, कमी करना भी था। और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। प्रांतीय सरकार मतलब कल ही बताए थे, है ना, क्षेत्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, ये क्या होता है, ये सबको एक ही चीज़ है। यदि आपको बोल रहा है प्रांतीय सरकार, या बोल रहा है कि क्षेत्रीय सरकार, या तो फिर आपको बोल रहा है राज्य सरकार, इसका मतलब क्या है, तीनों एक ही है। और ये चीज़ यदि भी याद नहीं है तो मतलब आप जो है ध्यान से सुनते नहीं हैं। मतलब कल ये चीज़ हम लोग पढ़े थे जिसमें ये चीज़ बताया गया था कि प्रांतीय हो या राज्य हो या क्षेत्रीय हो, तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। तीनों क्या है, एक ही चीज़ है कि नहीं। तो ये चीज़ को आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो केंद्र सरकार को शक्तियाँ को कम किया गया था, कम किया गया था। बेल्जियम में जो केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ है उसे कम करने का कोशिश किया गया, और जो प्रांतीय सरकार है उसकी शक्तियाँ को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, उन्हें बढ़ाने की कोशिश
किया गया, मैंने उसको बढ़ाने का काम किया। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकार थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। मतलब पहले भी जो है कि मतलब की सरकारें थी, लेकिन पहले जो सरकार थी उसमें भी अधिकार था, लेकिन जो अधिकार था वो केंद्र सरकार उसको देता था। लेकिन बाद में जब संविधान में संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया कि प्रांतीय सरकार की शक्ति को जो है बढ़ा दिया जाता है और केंद्र सरकार की शक्ति को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। वहाँ पर एक और सरकार था, जिसको कौन सा सरकार था, सामुदायिक सरकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस भाषा के लोग रहते थे वही जो है कि उसको वोट दे सकता था, चाहे वो कहीं भी रहे, किधर भी रहे। केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती। तो मतलब यदि तुमको कोई 10 रुपया दिया है तो 10 रुपया वो मांग भी सकता है। मतलब केंद्र सरकार उसको शक्ति दिया था तो शक्ति वापस ले भी सकता है कि नहीं। और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती है। सन 1993 मतलब 1993 ईस्वी में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों के कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी। मतलब क्या है कि अब जो है किसी प्रकार से जो निर्भर केंद्र पर नहीं। मतलब कि यदि हम किसी से 10 रुपया लिए हैं तो 10 रुपया मांग भी सकता है, मांग सकता है कि नहीं। लेकिन यदि हम खुदे जो है कि कमा लिए हैं तो क्या हमसे कोई मांग सकता है। अब हम पर डिपेंड करता है कि 10 रुपया जो हम कमाए हैं वो 10 रुपया हमको किसी को देना है, फेंकना है, उड़ाना है, फाड़ना है, क्या करना है, वो चीज़ क्या करना है, वो चीज़ का अधिकार किसके पास है, वो अधिकार जो है मेरे पास है, क्योंकि उस चीज़ को मैंने कमाया है। तो बेल्जियम का जो संविधान है वहाँ पर संशोधन किया गया और संविधान ने जो अधिकार दिया गया, किसको दिया गया, प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया संविधान के तहत पर। तो उसको जो है कि अब जो है उसमें कुछ विशेष शक्तियाँ जो है कि प्रांतीय सरकार को दिया गया। अब जो केंद्र सरकार क्या उसको वापस ले सकती है का, नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि वहाँ का संविधान उसको जो अधिकार दिया हुआ है। मतलब खुद का कमाया हुआ चीज़, अगर खुद का कमाया चीज़ है तो कोई ले सकता है का। यदि केंद्र सरकार यदि शक्ति देता था तो क्या वो वापस ले सकता है कि नहीं। जैसे कोई इंसान है, कोई आदमी है, यदि उसको यदि कोई 100 रुपया दे दिया है तो 100 रुपया डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, 100 रुपया मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है, फिर जो मजबूरी में देना पड़ जाएगा। लेकिन यदि खुद ही जो 100 रुपया कमाएगा तो 100 खुद जो यदि 100 रुपया कमाएगा तो देने की ज़रूरत है का, देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको जो मतलब है कि हमको देना है कि नहीं देना है, रखना है, पढ़ना है, पीना है, क्या करना है, वो चीज़ हम स्वयं फैसला कर सकते हैं। तो यहीं पर इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि जो बेल्जियम की सरकार है वो प्रांतीय सरकार को जो है कि संविधान के तहत अधिकार दिया गया। और जब संविधान के तहत अधिकार दिया गया तो क्या केंद्र सरकार उसकी शक्तियों को वापस ले सकता है, ले तो सकता है, लेकिन सरलता पूर्वक आसानी से जो है नहीं ले सकता। उसके लिए फिर संविधान में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तब जाकर जो है कि प्रांतीय सरकार, जिसे राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार कहा जाता है, उससे शक्ति वापस ले सकता है। उसमें बहुत सारी कठिनाई है ना। और ये कब हुआ था, 1993 ईस्वी, 1993, 1993 ईस्वी, इंग्लिश में यदि बोले तो 1993। कुछ बदलाव कि में कुछ प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। संघीय, देखिए एकात्मक मतलब कि अकेले जो चलाता है उसको क्या कहेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली। मतलब अकेले चला रहा है, केंद्र सरकार है और कोई कुछ नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली। मतलब यदि भारत में यदि खाली केंद्र सरकार रहे और कोई सरकार यदि नहीं रहे तो क्या हो गया, एकात्मक शासन प्रणाली। लेकिन भारत में क्या खाली केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी है। मतलब एकात्मक है क्या, नहीं है, क्या है, संघीय सरकार है। मतलब कि भारत में जो है केंद्र सरकार भी है और हर राज्य में जो है राज्य सरकार है। तो इस सरकार को क्या कहेंगे, संघीय सरकार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संघीय सरकार। यदि अकेले रहता तो अकेले चलता पूरा देश में एक ही आदमी का तो क्या कहा जाता उसे एकात्मक शासन प्रणाली उसे कहा जाता। तो है क्या, नहीं है। आज ही देखा जाए तो जो है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो है 2 राज्य है और उसमें जो है कि अलग अलग लोग चुनाव जीते हैं। तो उसमें जो है उसमें क्या है, वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार है। तो मतलब राज्य में राज्य सरकार है और केंद्र में केंद्र सरकार है, और दोनों मिलकर जो काम कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, संघवाद कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। यदि श्रीलंका के बारे में बात किया जाए तो श्रीलंका में कौन सा शासन व्यवस्था है, वहाँ पर एकात्मक, मतलब सिर्फ वहाँ पर जो है केंद्र सरकार है और राज्यों में कोई राज्य सरकार
है ही नहीं, मतलब राज्य में किसी प्रकार की राज्य सरकार नहीं है, खाली जो है कि क्या है, केंद्र सरकार है। जब केंद्र सरकार है तो उसको क्या कहा जाएगा, एकात्मक शासन प्रणाली। और यदि राज्यों में राज्य सरकार भी रहता है और केंद्र सरकार रहता है तो उसे क्या कहते हैं, संघवाद वाला सरकार, है ना, संघीय सरकार। उसे संघवाद सरकार कहो या तो फिर उसे संघीय सरकार कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, संघीय, मतलब जुड़ा हुआ है। संधि मतलब क्या है, जुड़ा हुआ। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब संधि, कोई शब्द है उसको तोड़ा हुआ है, और संधि मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है। समझ में आया। व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, कहाँ पर है, श्रीलंका में, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। देखो जो अधिकार जो है श्रीलंका में यदि देखा जाए तो सारा अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। श्रीलंका के तमिल, तमिल के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद होगा। तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। मतलब क्या, राज्यों में राज्य सरकार भी हो और केंद्र में केंद्र सरकार हो। ये कौन चाहते थे, तमिल का जो नेता है उन लोग चाहते थे कि संघीय सरकार की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन क्या श्रीलंका में संघीय शासन है, नहीं है। कौन सा शासन है, एकात्मक शासन प्रणाली। कौन सा शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार और उनके विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यदि संघीय सरकार है तो संवैधानिक रूप से क्या है, उसका सारा शक्ति बढ़ जाता है। कल हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़े थे कि किस प्रकार जो है कि शक्ति जो है कि बढ़ता है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली है तो सारी शक्ति कहाँ रहेगा, एक ही आदमी के पास रहेगा, एक ही जगह रहेगा, केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। जैसे श्रीलंका में अभी एकात्मक शासन प्रणाली है तो सारी शक्ति किसके पास है, वही वही केंद्र सरकार के पास है। जो करना चाहेगा वही करेगा, राज्य में राज्य सरकार है ही नहीं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। मतलब हमारे देश के लिए देखा जाए तो अभी जो केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए सरकार है, पूरे देश के लिए जो है केंद्र में एक सरकार है। और आम यही बताया कि हर देश में 2 प्रकार की सरकार होती है। एक ऐसा सरकार होता है जो पूरे देश के लिए होता है, और एक ऐसा सरकार होता है जो सिर्फ राज्य के लिए होता है कि नहीं। तो ये 2 व्यवस्था होता है। और राज्य के अंदर भी और एक सरकार होती है, जैसे स्थानीय सरकार कहते हैं, उसको पंचायत में जो है या नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका में मेयर बनता है और पंचायत में मुखिया बनता है, इतना तो पता ही होगा, है कि नहीं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होता है, जो केंद्र सरकार होता है वो क्या होता है, पूरे देश के लिए होता है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जैसे उसके जिम्मे में क्या होता है, राष्ट्रीय विषय। मतलब क्या है कि राष्ट्र किसके साथ दोस्ती करेगा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना है कि नहीं करना है, लड़ाई करना है ना मारपीट करना है, क्या करना है, फैसला कौन लेता है, केंद्र सरकार लेता है। किसके साथ हमको बिजनेस करना है, किसके साथ हमको क्या नहीं करना है, वो उसका जो है कि फैसला कौन लेता है, कौन लेता है, केंद्र सरकार लेता है, नहीं ना। और लेकिन ये चीज़ को राज्य सरकार लेता है क्या, नहीं लेता है। और ये जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश में जो है क्या होता है, वो जो है रहता है। राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज की देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती है, राज्य में जो काम है उसको जो क्या करती है, उसको देखती है। लेकिन केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे देश की जो है कि देखती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। संघीय शासन व्यवस्था जो होता है वो जो है एकात्मक मतलब अकेला। जैसे श्रीलंका में क्या एकात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब क्या, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार है और बाकी कोई सरकार है क्या, नहीं है। लेकिन जो है कि संघात्मक संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था में होता है कि वहाँ पर जो देश में 2 से 2 से अधिक सरकार हो उसे जो है कि हम लोग क्या कहेंगे, उसको संघीय सरकार कहेंगे। तो भारत में जो एक राज्य सरकार हो गई और एक जो है केंद्र सरकार हो गई, इसको क्या कहेंगे, संघीय सरकार। और जहाँ पर जो है सिर्फ एक रहेगा उसको क्या कहेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन प्रणाली, ये सब कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाई उनके अधीन होते हैं। मतलब यदि एकात्मक है तो उसके अधीन सारा चीज़ है और वो जो है कि उसी का जो बोला है उसी प्रकार से जो कानून बना है उसी प्रकार से सब कुछ होगा। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। और यदि एकात्मक शासन व्यवस्था है तो उसमें यदि सरकार बना भी है राज्य सरकार में, प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार या राज्य सरकार, उसको सीधे आदेश देगी और उसके अनुसार उसको कार्य करना ही पड़ेगा। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने के लिए आदेश नहीं दे सकती। जैसे अभी जो है कि झारखंड में जो है कि सरकार बना हेमंत सोरेन का, अब हेमंत सोरेन को जो है सीधे जो है प्रधानमंत्री जो आदेश नहीं दे सकता है कि तुमको यही कार्य करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको आदेश नहीं दे सकता है डायरेक्ट कि तुमको एक करना होगा। मतलब क्या है कि राज्य सरकार को अपने कुछ अधिकार होते हैं, उसके अनुसार वो अपना फैसला ले सकता है। कौन ले सकता है? राज्य सरकार, संघीय शासन व्यवस्था में। और यदि देखा जाए कि एकात्म शासन व्यवस्था रहता और यदि चुनाव जीत जाता उसके बाद भी जो है कि ऊपर जो केंद्र सरकार होता है वो डायरेक्ट बोलता है कि तुमको ये करना है, तो फिर क्या होता है? करना ही पड़ता। उसमें कुछ इधर से उधर नहीं किया जा सकता। मतलब करना है तो करना है। समझ में आया? राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है। राज्य सरकार के पास क्या होती हैं? अपनी शक्तियाँ होती है, और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। मतलब वो जो अपनी शक्तियाँ होता है उसके लिए जो है कि केंद्र सरकार को जो जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। मतलब ये दोनों सरकारें जो है दोनों जवाबदेह है। मतलब इसका जो है यदि कुछ गलत करती है, कुछ कानून बनाती है, तो उसमें जो है कि जवाबदेह जो है कि दोनों का जो है। मतलब दोनों का जो है कि प्रॉब्लम जो है कि समस्या जो है उसका जो है क्या होता है कि मतलब कि जवाबदेह दोनों का अलग अलग है। उसको जो है कि ये चीज़ आगे हम लोग और पढ़ते हैं। आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। जो संघीय व्यवस्था है उसके और अंदर जो है डीपली जाकर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जो संघीय सरकार होती है उसका क्या होता है? 2 या 2 से अधिक होती है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक सरकारें हो सकती है, और एकात्मक में सिर्फ एक ही हो सकता है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह का शासन करती हैं, पर कानून बनाने पर वसूलने और प्रशासन का उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब जो है कि एक ही जनता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। झारखंड में जो है क्या है कि राज्य सरकार है, और भारत में क्या है? केंद्र सरकार। लेकिन दोनों शासन किस में कर रहा है? जनता पर ही कर रहा है। मतलब जो केंद्र सरकार है वो भी जो कानून किसके लिए बनाता है? जनता के लिए बनाता है। और जो है कि जो मुख्यमंत्री जो विधानसभा जो राज्य सरकार है वो भी किसके ऊपर शासन करता है? जनता के लिए ही बनाता है। मतलब दोनों जो है कि कानून अधिकार क्षेत्र जो है दोनों के अलग अलग हैं, और दोनों जो है कि जनता के लिए ही जो है कार्य करते हैं। समझ में आया? विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मतलब राज्य सरकार को कौन कौन सा कार्य करना है, केंद्र सरकार को कौन कौन सा कार्य करना है, दोनों जो है कि जो बातें हैं वो कहाँ स्पष्ट है? संविधान में लिखित तौर पर लिखा है कि कौन कौन सा कार्य कर सकता है और कौन कौन सा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और पदाधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। मतलब संविधान जो बना है वो जो है कि सुरक्षा और जो है कि सारा चीज़ वो चीज़ बताता है कि कैसे जो है कौन सरकार क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना है। ये किस में लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यदि कोई चाहे कि संविधान के जो है जो बदलना है, कुछ भी चेंज कर देंगे, तो वो चेंज करना संभव नहीं है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। दोनों का जो है सहमति होगा तभी जाकर क्या होगा? इसका बदलाव हो सकता है। हाँ, तो इसमें जो है कि केंद्र सरकार मान लो कि जो है कोई कानून बनाना है, और इसमें जो है कि एक प्रकार से जो है प्रॉब्लम आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर भी जाया जाता है। तो उसमें जो है कि यदि दोनों की सहमति होगा तो कानून बन जाएगा। कुछ बदलना हो तो फिर जो है कि बहुत सारा जो अलग अलग नियम जो है कि है उसको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। फिलहाल अभी जो है कि 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? अदालतों के संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारें के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत मतलब न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी जो है कि इसमें जो कानून व्यवस्था में जो है अपना व्याख्या मतलब बता सकता है। जैसे दोनों सरकारें लड़ने लगी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने अधिकार के समय में, क्योंकि मेरा अधिकार है, वो बोलेगा मेरा अधिकार है, और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दे। दोनों यदि आपस में लड़ना शुरू कर दे तो फिर कौन आएगा बीच में? न्यायालय आएगा, और वहाँ पर बताएगा कि किसको कौन अधिकार है और किसका कौन अधिकार नहीं है, और दोनों की व्याख्या कर सकता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का विवाद की स्थिति में यदि विवाद हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लड़ना शुरू कर दिया और विवाद हो गया, तो लोग दोनों को कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसमें जो है कि वो निर्णय देगा कि भाई देखो तुम्हारी जो है कि क्या अधिकार है और इसका कौन सा अधिकार है, और इसमें जो है कि कौन सही है और कौन गलत है, उसका न्याय करने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करता है। मतलब दो सरकारें, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीच में विवाद होता है, किसी प्रकार का लड़ाई होता है, तो कहाँ जाएगा उसका केस? कोर्ट जाएगा। और कौन सा कोर्ट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा?
फैसला होगा, हाँ ना, फैसला होगा। उसमें बताया जाएगा कि किसका कौन सा अधिकार है और किसको कौन सा कानून बनाया जा सकता है और कौन कानून नहीं बनाया सकता है, किसको कौन सा पालन करना है और किसको कौन सा पालन नहीं करना है। इसका निर्णय कौन करेगा? अदालत। और कौन अदालत? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए भी विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व का अलग अलग स्रोत निर्धारित करती है। मतलब जो है कि झारखंड सरकार यदि देखा जाए तो झारखंड सरकार जो है कि इनकम जो है टैक्स के माध्यम से कमाती है। इसी प्रकार जो है कि जो केंद्र सरकार है वो भी टैक्स के माध्यम से कमाती है। तो किसको किस प्रकार से टैक्स लगाना है, दोनों अपने अपना निर्णय लेता है। जैसे पेट्रोल जो है आज जो है 99 रुपया में यदि है तो उसमें जो है केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लेता है और राज्य सरकार भी अपना टैक्स लेता है, हाँ ना। अब जो चीज़ में है, जो चीज़ है उसमें सब में जो है कि इन लोग अपना अपना टैक्स लगता है और जो टैक्स लेता है तो उसमें क्या होता है, उस सरकार के क्या होता है, फायदा होता है। किसको फायदा होता है? सरकार को, हाँ ना। और वही जो फायदा जो होता है दोनों सरकार का, जब दोनों टैक्स लगाए तो दोनों का फायदा होगा। तो जब दोनों का फायदा हुआ तो वही पैसा को जो है कि जो सरकारी डॉक्टर है, सरकारी मास्टर है, सरकारी बीडीओ सीईओ है, उसको पैसा देने का काम वही टैक्स का पैसा से दिया जाता है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो विधायक हैं उन लोगों को पैसा देने का काम वही टैक्स का पैसा से जाता है। इसके साथ साथ जो है कि यदि रोड बन रहा है या कुछ बन रहा है तो भी जो पैसा कहाँ है, वो टैक्स का पैसा का इस्तेमाल होता है। चाहे वो केंद्र सरकार यदि लिया है तो वो भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, टैक्स का पैसा का है। और सब टैक्स के पैसे से ही जो है कि देश का विकास के लिए और जितने सरकारी पदों हैं उन लोग के लिए सब जो है कौन देता है, टैक्स का पैसा का ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? इस प्रकार 7वां पॉइंट, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। मतलब जो है कि देश का जो सुरक्षा, जैसे मान लो कि आज यदि कोई देश जैसे चीन मान लो कि लड़ाई करने के लिए आ जाए तो इसकी सुरक्षा करने का फैसला कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और उसमें जो लड़ना है नहीं लड़ना है क्या करना है वो किसकी फैसला कौन करेगा? केंद्र सरकार। और साथ में यदि मान लो कि कोई राज्य है और राज्य की जो है कि क्षेत्रीय स्थिति जिस प्रकार है उस स्थिति को और अच्छा करना और बढ़िया करना और उसका सम्मान करना, ये काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे, कल सत्ता की बंटवारा हम लोग करिए दिए हैं, नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मांगेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपस में भरोसा के साथ रहने पर सहमति। मतलब क्या, दोनों को जो है दोनों सरकार को एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है और दोनों जो है मिलकर जो है कार्य करने की आवश्यकता होती है। और जो बताओ संघीय सरकार अच्छा है कि नहीं? संघीय सरकार, तो संघीय सरकार है तो अच्छा है। और एकात्मक सरकार यदि रहेगा तो एकात्मक सरकार का, तो एकात्मक सरकार यदि रहता तो क्या फायदा है? संघीय सरकार मतलब क्या है? संघीय सरकार मतलब जो है कि राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार, उसे हम लोग जो है कि एक देश में यदि दो या दो से अधिक सरकार है उसे हम लोग क्या कहेंगे? संघीय सरकार कहेंगे। और देश में खाली एक ही सरकार है तो उसे क्या कहेंगे? एकात्मक सरकार कहेंगे। तो यदि संघीय सरकार बढ़िया है या एकात्मक सरकार बढ़िया है? संघीय सरकार, संघीय शासन व्यवस्था जो है कि सबसे बढ़िया है। मतलब भारत में जो देखा जाए तो केंद्र में जो है कि नरेंद्र मोदी का सरकार है और झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन का सरकार है। और दोनों अपने अपने अधिकार में काम कर रहे हैं, दोनों अपने अधिकार में कानून बना रहे हैं, दोनों अपने अधिकार में अपने अधिकार क्षेत्र में रह के सारे कार्यों को जो है कि आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मतलब संघीय सरकार में ऐसी व्यवस्था होती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा खुशहाली को बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक देश है जिसका नाम क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड और तीसरा जो एक देश है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों के आमतौर पर प्रांतों की समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र वर्षक ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यदि हमको चाहे कि 4 देश मिल के जब यदि सरकार चलाना है तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। संघीय शासन व्यवस्था का गठन का दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करना।
मतलब यदि बड़ा देश है तो हम लोग क्या किए, उसको जो है कि राज्य में गठन किए, और राज्य का गठन करने के बाद हम लोग क्या किए, फिर राज्य के राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा देना। भारत और बेल्जियम स्पेन उदाहरण है। यदि भारत का देखा जाए तो इसमें जो है कि क्या है, राज्य का गठन किया गया। भारत में कितने 28 राज्य हैं, और उसमें जो गठन करने के बाद उसमें जो है कि क्षेत्रीय प्रांतीय सरकार जो है कि होता है ना। बेल्जियम में भी वही 3 प्रकार की सरकार, स्पेन में भी इस प्रकार का है। इस दूसरे श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वर्षक केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होता है, और इसमें जो है कि संघीय शासन व्यवस्था में जो है कि केंद्र सरकार को ताकतवर थोड़ा रखा जाता है। लेकिन बेल्जियम को देखा जाए तो क्या है, बेल्जियम में जो है राज्य सरकार को भी जो है कि विशेष शक्ति दिया गया है। राज्यों के वर्षक केंद्र सरकार द्वारा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था के विभिन्न राज्यों के समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर यदि समझने की कोशिश किया जाए तो संघीय सरकार 2 प्रकार की हो सकती है। पहला सरकार क्या हो सकता है कि पहला जो है देश को मिलाकर कर सकते हैं, मतलब 4-5 देश मिल गया, 20 देश मिल गया, और बोला कि हम लोग जो संघीय शासन व्यवस्था खुद लेके चलेंगे। मतलब देश भी रहेगा, तुम्हारा देश का अपना सम्मान होगा, मेरा देश का अपना सम्मान होगा, और सब लोग मिल के जो चलाएंगे, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है। वो भी जो है कि बहुत अटूट विश्वास के साथ यदि बढ़े तो ये चीज़ हो सकता है, और उसमें क्या है कि वो बहुत प्रगति कर सकता है। और एक ऐसा हो सकता है, बड़ा सा देश है, उसमें जो है कि बहुत सारी जनताएं हैं, तो उसको जो है कि राज्य में बांटा जाएगा, और उसमें जो है राज्य सरकार बनाया जाएगा, केंद्र सरकार बनाया जाएगा, उस प्रकार से भी जो है चल सकता है। तो संघीय सरकार कैसे माने देशों को मिल के भी चल सकता है, और राज्यों के मिल के चल सकते हैं। माने 2 प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया? समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग जो है भारत में संघीय व्यवस्था, मतलब भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का संघीय व्यवस्था कैसे है। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका, फिर से देखो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो बेल्जियम और श्रीलंका कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस बात से समझ में आ जाएगा कि बार बार यदि बेल्जियम श्रीलंका चल रहा है तो कुछ तो महत्वपूर्ण बात है। तो बेल्जियम की कहानी यदि हम लोग याद करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें भाषा विवाद था, लेकिन सबको अधिकार बोला, तुमको भी अधिकार, तुमको भी अधिकार, तुमको अधिकार, कोई नहीं लड़ेगा, सबका सम्मान होगा। श्रीलंका श्रीलंका वाला जो है कहा गया कि देखो सिर्फ हमको अधिकार और किसी को अधिकार नहीं मिलेगा, और जो है श्रीलंका में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, और बेल्जियम में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, है कि नहीं। अब उसमें जो है 1990 से लेकर 80-90 से लेकर जो है कि 2009 तक जो है कि लड़ाई झगड़ा चला, हजारों लोग जो मरे, किस में मरे, श्रीलंका में मरे। श्रीलंका मरे कि नहीं मरे, लेकिन क्या बेल्जियम में मरे, बेल्जियम में नहीं मरे। और जो है कि श्रीलंका के बहुत सारे लोग जो है कि शरणार्थी हो गया, मतलब शरणार्थी मतलब क्या है कि दूसरे देश में शरण ले लिया। उसके साथ साथ रोजी रोटी रोजगार जो है उसकी भी जो है कमी होने लगा। बहुत सारा टेंशन जो श्रीलंका में हुआ, और बहुत कम टेंशन कहाँ हुआ, बेल्जियम में हुआ। और ये बार बार जो पहला चैप्टर को हम लोग दूसरा चैप्टर में जो है बार बार जो है जिक्र किया जा रहा है। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। मतलब कितना छोटा सा देश था, कितना छोटा था, हरियाणा जैसा छोटा देश। तो हरियाणा और उसकी जनसंख्या हरियाणा से भी कम था, है ना। तो उसके बाद उन लोग का इतना टेंशन है, और भारत में इतना जनसंख्या, इतना प्रकार के जनसंख्या, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जाति, इतने सारे धर्म के लोग हैं, तो इसको जो है कि तो और दिक्कत हो सकता था। लेकिन भारत में ऐसा दिक्कत नहीं देखा जाता। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में, मतलब भारत जैसे विशाल देश में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, भारत में बहुत सारी भाषा बोला जाता है, जैसे झारखंड में खोटा, स्थानीय, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, है ना, तमिल, तेलुगु। हमारे भारत में देखा जाए तो अलग अलग राज्य में जो है कि अलग अलग जो उर्दू भी बोला जाता है, खोटा भी बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, तमिल बोला जाता है कि मलयालमी बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है ना। देवनागरी भाषा नहीं है, देवनागरी जो है लिपि है ना। तो थोड़ा सा समझने का थोड़ा कोशिश करो कि क्या क्या मैंने कुछ भी बोल देने से ना होता है। देवनागरी जो है कि भाषा नहीं है, देवनागरी जो है लिपि है। देवनागरी जो है खोटा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और संस्कृत भी जो है कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये जो है कि भारत में जो है कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, जैसे भारत में क्या है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, फारसी है, और अनेक प्रकार के जो धर्म वाले लोग जो है कि भारत में रहते हैं।
बहुत सारे लोग जिसके जो है अलग अलग धर्म हैं और क्षेत्रों के। और यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि क्या है कि धर्मों के लोग और क्षेत्र के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी क्या व्यवस्था है, और यहाँ पर उसके बाद में हम लोग सत्ता की साझेदारी जो है कि किया गया है कि नहीं किया गया, किया गया है। यहाँ पर भी राज्य सरकार है, और राज्य सरकार है उसको भी शक्ति दिया गया है, स्थानीय सरकार है उसको भी शक्ति दिया गया है, और केंद्र सरकार है उसको भी जो शक्ति दिया गया है। और 3 पार्ट में जो है अति महत्वपूर्ण स्तंभ बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये भी जो भारत में जो है कि इसको जो है अपना अपना शक्ति और अपना अपना कार्य जो है करता है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, तो उस समय जो भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बना दिए गए थे, 2 देश बना दिए गए थे। और उसमें जो है एक देश जो बनाया गया वो मुसलमानों के लिए जो है कि बनाया गया, और वहाँ पर जो है कि मुसलमान जो है कि पाकिस्तान जाने लगे। पाकिस्तान से जो है हिंदू और जो है बाकी सारे धर्म के लोग जो थे, सिख, जैन, बौद्ध, वो सारे जो हिंदुस्तान आने लगे। और उस समय जो 27-28 लाख की आंकड़ा से ज़्यादा जो लोगों को जो बलात्कार हुआ, बहुत सारे लोगों को बलात्कार हुआ, बहुत सारे लोगों को जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया, बहुत सारे लोगों को जो है पैर, हाथ, आँख, कान, क्या क्या खोना पड़ा पता नहीं, घर परिवार जो है कि छोड़ कर जो है आना पड़ा। और उसके बाद जो है कि 15 अगस्त 1947 को जो है कि 15 अगस्त 1947 से ही ये सारे जो जैसे बंटवारा हुआ, उस समय ही ये सारी स्थितियाँ जो उत्पन्न हुई। तो बंटवारा एक प्रकार से जो है कि बहुत समस्या लेकर आया था, और ये समस्या को जो है समाधान जो है आज तक जो है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आकर जो है, पाकिस्तान जो बांट कर दिया गया, भारत से ही पाकिस्तान बना, भारत का कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान बना दिया गया। और उसमें जो है कि जब बंटवारा हुआ तो उसमें बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी समस्या, लेकिन इसके बाद भी जो है कि जो भी हुआ, लेकिन क्या हुआ कि आज़ाद होने के बाद, अलग होने के बाद भारत देश बना। आज़ाद भारत देश मतलब पहले से था, उसमें पाकिस्तान देश बना, और जो है कि 2 राष्ट्र जो है कि आगे बढ़ने लगे। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए, और भारत में जो है कि बहुत सारे राजवाड़े थे, और वो जो राजवाड़े थे वो सारे जो है कि क्या हुआ, भारत में विलीन हो जाते हैं। मतलब क्या, यहाँ राजाओं का शासन, राजवाड़े को यदि अब समझा जाए अब यहाँ पर कि राजवाड़े क्या होता है, तो राजवाड़े मतलब होता है राजा का शासन। भारत में जो अलग अलग क्षेत्र में, छोटा छोटा क्षेत्र में जो है कि अलग अलग राजा का शासन था। हैदराबाद में अलग, जूनागढ़ में अलग, जम्मू कश्मीर में अलग। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो 565 से ज़्यादा, लगभग 600 जो है कि राजाओं का शासन था। और उन लोगों को कहा गया कि, अंग्रेजों ने कहा गया कि जिसको भारत में मिलना है भारत में मिल जाओ, या खुद का देश बनाना है तो खुद का देश बन जाओ, या तुमको पाकिस्तान में जाके मिलना है तो पाकिस्तान में मिल जाओ। तो ये भी जो है कि बहुत सारा टेंशन वाली बात था। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जो भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, और भारत के जो है पहले गृह मंत्री थे, उसके जो प्रयासों से सारे राजवाड़ों को जो है, जितने राजाओं के थे सबसे सिग्नेचर करवा के सबको जो भारत में बोला कि अब तुम लोग जो है भारत का जो नागरिक हो गया, और एक भारत देश बनाया गया। मतलब बहुत सारे राजवाड़े थे, उसको जो मिलाकर जो है कि सबको जो है कि भारत में शामिल कर दिया गया। राजाओं का संघ घोषित किया, इसमें संघ शब्द नहीं आया। मतलब कि जो भारतीय संविधान के भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था के जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हमें देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान के मौलिक रूप में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। संघ सरकार मतलब क्या, केंद्र सरकार। संघ सरकार कल भी बताए थे, संघ सरकार मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार होता है। और राज्य सरकार, और राज्य सरकार का 3 चीज़ बताए थे, क्षेत्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। ये जो क्या है, ये जिसको राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करना है। भारत में जो केंद्र सरकार है वो क्या करता है, पूरे देश में शासन करता है कि नहीं करता है, पूरे देश में शासन करता है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर जोड़ा गया, और बाद में क्या किया गया कि भले संघ सरकार है जो भी है, लेकिन एक जो स्थानीय सरकार होना चाहिए, और स्थानीय सरकार में क्या जोड़ा गया, नगर पालिका और पंचायत को जो तीसरा सरकार के रूप में है। एक तीसरा स्तर जोड़ा गया, किसी भी संघीय व्यवस्था का अपने यहाँ भी तीनों स्तर का शासन व्यवस्था को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। अब पंचायत में मुखिया है तो उसका अलग क्षेत्र है कि नहीं,
अब यदि राज्य में मुख्यमंत्री है तो उसका अपना क्षेत्र है कि नहीं, प्रधानमंत्री है तो उसका अपना क्षेत्र है कि नहीं, मतलब जो है कि मुखिया है तो उसका अपना ताकत है, उसका अपना शक्ति दिया गया कि तुम क्या क्या कर सकता है। मुख्यमंत्री है तो उसको क्या किया गया कि तुम क्या क्या कर सकता है, उसके कुछ अपने अधिकार है। और जो प्रधानमंत्री है उसको कुछ अपने अपने अधिकार दिया गया। और इसमें तीनों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का शक्ति जो है कुछ ज़्यादा दिया गया, मुख्यमंत्री को उससे थोड़ा सा कम, और जो मुखिया को उससे भी कम दिया गया। लेकिन तीनों को ताकत दिया गया क्या नहीं, किसके अनुसार दिया गया, संविधान के अनुसार दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया। तीनों स्तर शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायिकी अधिकारों के 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है। और देखो जो बांटा गया है ना उसको 3 सूची में बांटा गया, मतलब जो भी बांटा गया मतलब राज्य सरकार क्या काम करेगा, केंद्र सरकार क्या काम करेगा, उसमें 3 सूची। मतलब कि यदि हम लोग जो है कि क्या होता है, किसी का शादी होता है तो उसमें हम लोग क्या, कौन टेंट बनाएगा, टेंट बनाने के लिए अलग से आदमी बुलाते हैं। कौन खाना बनाएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से बुलाते हैं। और कौन जो है माने पूजा करेगा, और कौन जो है कि मतलब कि जो पूजा करके जो है कि शादी ब्याह कराएगा उसके लिए पंडित जी अलग से बुलाया जाता है। तो तीनों का अलग अलग बुलाया जाता है कि नहीं। और तीनों चीज़ को जो मैनेज करने के लिए कोई एक आदमी रहता है काम देने के लिए, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कि जो केंद्र सरकार जो काम करती है, जो अनुसार से जिसके अनुसार से काम करती है उसे कहा जाता है संघ सूची। वो जिस जो जो कानून बनाता है उसका जो है वो जो अधिकार दिया गया उस काम करने का अधिकार को उसका जो है उसको क्या कहा जाता है, संघ सूची। मतलब उसको अधिकार दिया गया है कि आप इन इन चीज़ों में जो है कि ये काम आपको करना है। जैसे टेंट वाला को बोल दिए कि यहाँ यहाँ आपको सजाना है, तो वो तो वही सजाएगा, या फिर बोलेगा हम सजाने हो गया हम अब खाना बनाएंगे। क्या टेंट वाला खाना बनाता है का, नहीं बनाता है। तो वो जो टेंट वाला, मान लो कि जो है केंद्र सरकार टेंट वाला है तो टेंट वाला को उसको अधिकार दिया गया तुम्हारा कौन कौन सा काम है, कैसा कैसा काम है। तो वो काम जो है किसको दिया गया है, टेंट वाला को दिया। तो टेंट वाला अपना काम करेगा। तो मतलब कि संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार अपना काम क्या क्या करना है वो चीज़ अधिकार किसमें दिया गया, संविधान में दिया गया है। और उस सूची को क्या कहा जाता है, संघ सूची। क्या कहा जाता है, संघ सूची। राज्य सरकार को अपना अधिकार दिया गया है ना, उसको क्या कहा जाता है, राज्य सरकार। जैसे कैटरिंग वाला को मतलब जो खाना बनाने उसको क्या अधिकार दिया गया है, उसको जो खाना बनाने का अधिकार दिया कि तुम खाना बनाओ। अब खाना बनाते बनाते उसको बोले कैसे खाना बनाना है, क्या बनाना है, भुजिया बनाना है कि नहीं बनाना, रोटी बनाना है कि नहीं बनाना है, सब्जी बनाना है कि नहीं बनाना है, वो चीज़ उसको जो है कि बताया गया क्या क्या बनाना है, वो चीज़ बताया गया कि नहीं बताया गया। लेकिन वो बोला कि अब खाना बन गया, थोड़ा सा अब हम लाइट सजा देंगे, थोड़ा टेंट बना देंगे, तो क्या ये सही है। तो ये मतलब कि जो है कि आप जो उसका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार को जो काम करने के लिए दिया उसको कहते हैं संघ सूची, और जो राज्य सरकार को काम करने के लिए दिया गया उसको हम लोग कहते हैं राज्य सूची। अब ऐसा भी होता है कि दोनों को जो है मिला के यदि काम दे दिया जाए कि तुम लोग को यदि दोनों का काम हो जाएगा तो काम करना, ये वाला काम जो है, काम जो है मतलब कोई भी काम मतलब कैसा भी काम जो है कि यदि दिया जाए कि पानी वानी हुआ कुछ भी, तो उसको जो मिला के काम करने के लिए दे दिया जाए उसे क्या कहेगा, समवर्ती सूची। उसे क्या कहा जाता है, मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी उसमें कानून बना सकता है, उसको क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। मतलब कि क्या, वो टेंट वाला को बोलने का तुम लोग का यदि हो गया तो आगे खाना खा लेना, और उसको जो है कि जो खाना बनाता है उसके बोले खाना बना हो जाएगा तो तुम लोग भी आके खाना खा लेना। मतलब दोनों मिल के जो है कि क्या कर रहा है, खाना खा सकता है। मतलब दोनों एक चीज़ में जो है कि मिल सकता है, कुछ आगे बढ़ सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। पहला हम लोग क्या हो गया, संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची, और तीसरा हो गया संघ सूची। जो संघ सूची जो है, संघ सूची है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अलावा कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य सूची जो है उसमें कानून कौन बनाएगा, केवल और केवल राज्य सरकार। इसके अलावा कोई कानून नहीं बनाएगा। इसके अलावा कोई कानून बनाएगा क्या, इसके अलावा कोई कानून नहीं बनाएगा। और तीसरा जो समवर्ती सूची है उसमें जो है केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा और सरकार भी कानून बनाएगा, दोनों मिलकर कानून बना सकता है। समझ में आ गया। 3 सूची क्या क्या होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और तीनों को जो है कि अलग अलग काम दिया गया है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। संघ सूची में प्रतीक्षा विदेशी मामले, मतलब सरकार जो केंद्र सरकार है उसको क्या बोला गया, ये प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब क्या है, यदि कोई जो है कि तुमको गोली मार रहा है, या फिर जो मान लो चीन या पाकिस्तान या कोई देश हमला कर दिया तो उसको लड़ने का अधिकार किसको दिया,
संघ सूची केंद्र सरकार को दिया है कि तुम जो है कि क्या करो, लड़ाई करो। हाँ ना, लड़ाई करना है कि नहीं करना है, तो उसमें जो है कि लड़ाई करना है या नहीं करना है, या पीछे हटना है या क्या करना है, ये अधिकार किसको दिया गया है, ये जो है केंद्र सरकार। विदेशी मामले, विदेश में यदि कोई मामला है या कुछ विषय है तो उसके जो है कि कौन काम करेगा, तो उसमें जो है संघ सूची मतलब केंद्र सरकार करेगा। बैंकिंग, जो बैंक है, जितना भी बैंक, SBI, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, इस सब में इसका किसमें जो है कानून कौन बनाएगा, संघ सूची बनाएगा। संचार, जब हम लोग फोन वन जो बात करते हैं उसमें जो बात होता है, जो भी होता है, इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संघ सूची मतलब कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। इसके बाद मुद्रा, जैसे नरेंद्र मोदी आके बोल दिया कि पैसा जो है 500 और जो 1000 का नोट नहीं चलेगा, तो बंद हो गया, मतलब इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के। भारत के जो है कि प्रधानमंत्री आके बोलते हैं कि आज से 12 बजे रात से ये पैसा चलने वाला नहीं है, तो क्या चला का, मतलब पैसा में कानून बनाने का काम कौन कर सकता है, सच्ची मतलब केंद्र सरकार। और यदि कोई बोलेगा कि नहीं, राज्य सरकार बोलेगा नहीं हम चलाएंगे, तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब उसके विषय का क्षेत्र है ही नहीं, उसका लिस्ट का उस क्षेत्र जब नहीं है तो कानून बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो किसको कौन बनाएगा मुद्रा में, मतलब पैसा में, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। जैसे राष्ट्रीय, और इससे जैसा बहुत सारे जो काम है, जो लगभग जो 100 लगभग काम है जो केंद्र सरकार ही काम कर सकता है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता, मतलब राज्य सरकार जो कानून नहीं बना सकता। मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व का विषय है, पूरे देश के इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इसी कारण इन विषयों के संघ सूची में डाला गया। और इसे जो कानून जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जो है कि पूरे देश में लागू होता है, इसी कारण से जो ये सारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो कहाँ रखा गया है, संघ सूची में रखा गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, केंद्र सरकार। इसके अलावा कोई बना सकता है क्या, मतलब केवल और केवल केंद्र सरकार ही संघ सूची का विषय के जो कानून है वो बना सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं बना सकता। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, आज जो हम लोग पुलिस देखते हैं, झारखंड पुलिस, वो उस किसका है, ये राज्य सरकार के अधीन है कि पुलिस में भर्ती लेना है, नहीं लेना है, हटा देना है, सस्पेंड कर देना है, और क्या करना है, क्या काम करने देना है, क्या काम नहीं करने देना है, ये काम कौन करवाता है, और इसमें कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। पुलिस 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 जो है राज्य सूची जो है कि जो कानून है किसके पास है, राज्य सरकार का। व्यापार, व्यापार मतलब क्या होता है, जो हम लोग को जो है सामान लेना देना जो है ये व्यापार। वाणिज्य मतलब भी जो है कि ये भी व्यापार से ही रिलेटेड है, मतलब कि जो सामान आदान प्रदान होता है उसे हम लोग वाणिज्य करते हैं, खरीदारी। इसमें भी जो टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है, कितना लगाना है, नहीं लगाना है, वो भी जो है कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। कृषि, कृषि क्या है, कृषि जो है, कृषि में जो है कि क्या मतलब कि सल्फेट यदि दे रहा है तो सल्फेट में जो है उसमें जो है कि टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसमें कौन सा कानून बनाना है, नहीं बनाना है, वो किस में बना सकता है, ये जो है राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। सिंचाई, सिंचाई जो है कैसे करना है, नहीं करना है, ये जो भी कानून किसने बना सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन कृषि में कानून जो है केंद्र सरकार भी बना सकता है ना, कृषि में जो है कानून राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी जो है बना सकता है। जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय में राज्य से वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। जो राज्य सरकार में जो राज्य के जो नियम है उसमें केवल कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा और राज्य सरकार भी कानून बनाएगा। तो उसको कहा जाएगा समवर्ती सूची। उसको क्या कहा जाएगा, यदि दोनों में कानून बना रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा पढ़ाई लिखाई जो होता है उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकता है एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में। वन मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल में जो है कि उसको क्या करना है, नहीं करना, उसमें जो है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार। मजदूर संघ, मजदूर जो है उन लोग के लिए जो कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है और केंद्र बना सकता है। विवाह मतलब शादी यदि स्थिति में उसमें क्या कानून बनाना है, उसमें केंद्र सरकार भी जो है कि विवाह में जो है शादी में जो है कि कानून बना सकता है और गोद लेना, किसी को जो बेटा बेटी नहीं और वो चाह रहा है कि किसी का बच्चा को हम गोद ले मैंने रखे पाले बड़ा करें, उसमें जो कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है और केंद्र सरकार बना सकता है। उत्तराधिकार जैसे विषय में जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। मतलब इस दोनों में जो है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, कोई किसी को जो है कि रोक
नहीं सकता है। और यदि मान लो कि इसके बाद यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, केंद्र सरकार भी कानून बना दिया और राज्य सरकार भी कानून बना दिया, और दोनों में यदि विवाद हो गया तो उसमें जो है कि केंद्र सरकार का कानून को मान्य की दिया जाएगा, उसका मान्यता दिया जाएगा, और राज्य सरकार का जो है मान्यता नहीं दिया जाएगा। ये भी बात जो है कि संविधान में वर्णित है। ये क्या है कि वो जो है बड़ा है, और बड़ा का जो है कि हम लोग बड़ा का जो है कानून मानना, ये संविधान में लिखा है इसके कारण से। लेकिन जब दोनों कानूनों के टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब दोनों टकराव हो जाएगा, समर्थित सूची में दोनों कानून बना दिया और दोनों में जो अलग अलग कानून बन गया और दोनों में टकराव होने लगा, तो फिर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कानून क्या मान्य होगा? नहीं होगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते हैं उनका क्या होता है? मतलब ऐसा भी कुछ है जो अभी तक ऐसा कुछ पता ही नहीं, जैसे रॉबर्ट अभी आज के समय बनता है। जब कानून बन रहा था, जब संविधान बन रहा था, उस समय तो रॉबर्ट था नहीं। तो अब इसमें जो है कि कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा कि राज्य सरकार बनाएगा? तो लिख ले नहीं है, संघ सूची में लिख ले नहीं है, राज्य सूची में लिख ले नहीं है, और समर्थित भी सूची में नहीं लिखा है। तो इसमें जो है यदि इस प्रकार यदि नया चीज़ आ जाता है जिसको जो है कि कोई जानता ही नहीं कि ऐसा कुछ आ जाए, तो उसमें कानून कौन बनाएगा? ये तो दिक्कत वाली बात है। तो आगे देखते हैं कौन बनाएगा। यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय इसके लिए क्षेत्र में रहे, क्योंकि संविधान बनने के बाद हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे मान लो जब संविधान बन रहे थे उस समय तो कंप्यूटर था नहीं, उस समय इंटरनेट था नहीं, उसमें जो मोबाइल फ़ोन था नहीं, अब जो सब नहीं था और इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो टेक्नोलॉजी में कानून कौन बनाएगा? तो उसमें जो है कि जो विषय आज तक पता नहीं और आगे यदि आए तो उसमें कानून कौन बनाएगा? केवल और केवल केंद्र सरकार बनाएगा। उसमें जो राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगा। मतलब कुछ ऐसा चीज़ आ गया, ऐसा कुछ आ गया जिसमें जो है किसी को पता ही नहीं कि ऐसा भी चीज़ आ सकता था, उसमें कानून कौन बनाएगा? समझ में आ गया? कुछ आएगा उसके लिए भी कानून बनाया जाता हाँ ना, जो मान लो कुछ आ गया, जैसे मान लो कंप्यूटर उस समय नहीं था, मतलब आज़ादी के बाद जब संविधान बनाया उसमें कंप्यूटर नहीं था, बाद में जो भारत में कंप्यूटर आया तो अब जो उसमें कंप्यूटर को कैसा यूज करना है, उसमें क्या करना है नहीं करना है, इंटरनेट को कैसा यूज करना है नहीं करना है, इसमें कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि ये अचानक आया हुआ चीज़ है, पहले तो था ही नहीं, अचानक आया। और जो है कि जो चीज़ यदि पता नहीं है और जो विषय नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया है, वो विषय में कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। समझ में आया? हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने वाली नीति मानकर बनी अधिकार बड़ी संघीय व्यवस्था के साथ ही इकाइयों को बरकरार अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों के बराबर अधिकार नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे असम। देखो उसके साथ ही जो है कि बराबर अधिकार जो है कि भारत में भी सारे राज्य को नहीं है। आज के समय जो असम है उसको कुछ विशेष अधिकार दिया गया। असम जो है कि भारत का ही एक राज्य है, उसको जो कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। इसके साथ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण वहाँ के जो है कि स्थिति और परिस्थिति जिस प्रकार है उसके अनुसार संविधान में उसको जो है अनुच्छेद 371 371 मतलब 371 में जो है कि इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। और 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भी विशेष अधिकार दिया गया था, जिसमें से जो है कि उस जो है कि अपना अलग झंडा रखता था, अपना अलग संविधान रखता था, अपना अलग अलग उसके जो है कि नियम कानून चलते थे, ये चीज़ था। लेकिन उस 370 को जो है क्या दिया गया? डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको जो है चेंज कर दिया गया। और अभी जो है उस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज जो अपना संविधान नहीं है और अपना झंडा भी नहीं है। अब हम लोग का जो भारत का झंडा, वो जम्मू कश्मीर का भी झंडा, जो भारत का संविधान वो जो है पाकिस्तान का नहीं, जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर वाला तो अभी जो पीओके वाला वो तो पीओके जो है पाकिस्तान के पास है, उसमें जब हम लोग के पास है नहीं, तो झंडा वंडा का हम लोग जो है जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है उसके बारे में बात किया जा रहा है। पीओके जो भारत का ज़मीन है, जो हम लोग पहला अध्याय में हम लोग पढ़े थे, कल भी पढ़े थे कि जो भारत का जो ज़मीन है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का जो कुछ भाग जो है पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान कब्जा करके रखा, उसको हम लोग जो है कहते हैं पीओके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसको पाकिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है और उसको जो लेने के लिए कोई सोचा है नहीं। सब लोग हम वो लेना जाएगा, देखा जाए कैसे होता है। विशेष शक्तियों के लाभ उठाते हुए विशेष शक्तियों के स्वदेशी लोगों में उनके संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिगम, रोजगार, भूमि अधिकारों का संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ के कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके
हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, देश के राजधानी दिल्ली जैसे इलाके कोटि आते हैं, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। देखिए जो उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिसे जो है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी मान्यता है। मतलब क्या, उसमें जो है मुख्यमंत्री नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में जो देखा जाए तो उसमें एक मुख्यमंत्री होता है। हम लोग का जो है कि 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और उसको जो है कि केंद्र शासित प्रदेश मतलब सीधा जो है केंद्र का उसमें हस्तक्षेप होता है। मतलब केंद्र सरकार उसमें जो कानून बनाती है, केंद्र सरकार उसमें जो है कि सारी चीज़ों को बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में रहती है। इन इलाकों में शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार है। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कौन सरकार काम कर रहा है? केंद्र सरकार काम करता है। केंद्र का जो उसमें विशेष तौर पर अधिकार है। शासित प्रदेश है उसमें सिर्फ क्या जो एकात्मक रहता है, संघीय रहता है? उसमें भी जो है विधायक होता है, उसमें भी एमपी होता है, लेकिन उसका जो जो बागडोर है वो जो है कि सीधे जो है कि केंद्र सरकार के हाथ में है। उसका फैसला जो है केंद्र सरकार, अधिकतम टाइम जो है कि केंद्र सरकार को ही लेना पड़ता है। लेकिन दिल्ली जैसे दिल्ली में जो है एक मुख्यमंत्री, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर जो है कि दिल्ली का एक अपना मुख्यमंत्री भी होता है। तो ये जो है कि आगे जो है कि हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी भी जो है इतना जान लो कि जो केंद्र सरकार होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसमें केंद्र सरकार का जो है कि अधिकार चलता है, उसका कानून चलता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे के बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था के बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत के साथ मंजूर किया जाना चाहिए, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। मतलब जो है कि जो भारत के जो संविधान, भारत कुछ संविधान है, उसमें जो है कि एक क्षेत्र, एक संसद बनाया गया। संसद में क्या है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और वहाँ फिर पारित करना पड़ेगा 2/3 मतों से। उसके बाद जो है कि फिर जो है कि जो जितना मतलब विधानसभा है, मतलब जितने राज्य सरकार है, उसमें से आधा यदि लोग यदि कहेंगे तो फिर जो है कि कुछ कानून बनेंगे और कुछ प्रावधान जो है प्रावधान जो है अलग जोड़े जा सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ चीज़ है जो बाद में फिर बताया जाएगा। फिलहाल अभी आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब न्यायपालिका जो है अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारों के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। मतलब यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार यदि आपस में यदि भिड़ गया, लड़ने लगा और एक दूसरे से विवाद हो गया, तो उसका फैसला जो है कौन करता है? न्यायालय करता है। या तो हाई कोर्ट करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि आपस में यदि किसी कानून के लिए लड़ाई यदि करने लगा, यदि झगड़ा करने लगा कि तो उस समय न्याय कौन देगा? न्यायालय देगा। कौन न्यायालय देगा? या तो हाई कोर्ट देगा या तो सुप्रीम, मतलब उच्चतम न्यायालय देगा या जो है उच्च न्यायालय देगा। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। और यदि केंद्र सरकार, मान लो कि हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी, मतलब केंद्र सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी। और जो है कि राज्य सरकार में कौन है? हेमंत सोरेन। और दोनों के बीच में यदि झगड़ा होने लगा किसी कानून के बीच में, कानून को लेकर, तो उसमें जो फैसला देने का काम कौन करेगा? या तो हाई कोर्ट करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों का कर लगाने का संसाधन जमा करने का अधिकार है। देखो उसके बाद क्या है कि संविधान ने इन्हें अधिकार दिया गया है कि अब जो सरकार तो बन गया, लेकिन सरकार को जो है कि राज्य चलाने के लिए, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? राजस्व कहाँ से आएगा? राजस्व मतलब पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कर लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। तो हर चीज़ में जो टैक्स लगा दिया गया, कोई जो है कि कुछ खरीदता है तो उसमें क्या है? टैक्स है। कुछ भी लिया जाता है तो उसमें क्या है? टैक्स है। और टैक्स का चॉकलेट से लेकर, नमक से लेकर, बिस्कुट से लेकर जो भी आदमी खाता है तो उसमें क्या है? टैक्स है। और टैक्स कहाँ पहुँचता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास यदि वो पहुँचा तो वही पैसा का इस्तेमाल क्या होता है? सरकारी लोगों को दिया जाता है, सबको जो है कि देने का काम किया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट जो है कि हम लोग जो है कि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसको अभी पढ़ना है या फिर कल पढ़ना है? थोड़ा सा ये पढ़ा दीजिए, फिर नहीं। भाषाई राज्य कल पढ़ा देंगे। हाँ बताइए जल्दी से। चलिए अब जो है कि इसको जो है समाप्त करते हैं।